नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। बीजेपी अपने तरीके से काम कर रही है, सूबे का विकास कर रही है, लेकिन इस प्रचंड जीत के पीछे कार्यकर्ताओं का बड़ा हाथ होता है और इसीलिए अलग अलग समितियों में, अलग अलग संगठनों में कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ दायित्व देने का काम हर सरकार करती रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो। तमाम पार्टियों में जब किसी पार्टी की जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो अपने कार्यकर्ताओं को, उसके हौसले को बुलंद रखने के लिए, उसके जोश को बरकरार रखने के लिए कई तरह के दायित्व का बंटवारा करती है, आवंटन करती है। धामी सरकार भी बहुत ही जल्द अपने कार्यकर्ताओं के लिए दायित्वों का ऐलान करने वाली है। कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं। कई पदाधिकारी जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, लगभग उनकी संख्या 150 से 200 है, जिन्होंने आवेदन दिया है बाकायदा दायित्व को संभालने के लिए। कई लोगों को दायित्व दिया जा चुका है, कई लोगों को दायित्व और दिया जाना है और इसके लिए हो सकता है कि बहुत ही जल्द धामी सरकार की तरफ से इसका ऐलान हो। लेकिन कांग्रेस इस पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि दायित्वों के आवंटन के लिए, दायित्वों को बांटने के लिए या फिर अलग अलग दायित्व को संचालित करने के लिए धामी सरकार के पास पैसे ही नहीं है, धन नहीं है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं प्रतिक्रिया। देखिए, ये बेसिकली जो प्रक्रियाएं हैं, अभी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी बैठक हो रही है। हमारे सभी सीनियर लीडर्स राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गए हैं और 100 दिन के सरकार के जो सफलतम थे वो भी मंडल स्तर पर मनाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो भी चीज़ें होनी हैं, चाहे दायित्वों का विषय है, मंत्री पद का विषय है, ये सभी होने ही होने हैं। अब इसके लिए जो समय निर्धारित होना है, उसके समय की जो का विषय है, उसको प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के तय करेंगे। निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता आशान्वित हैं, जिन कार्यकर्ताओं का हक बनता है, वो पार्टी सबको हक भी देगी और उनके आशाओं की पूर्ति भी करेगी। सरगर्मियां काफ़ी समय से हवाओं में तैर रही हैं कि बहुत जल्द पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट का विस्तार करेंगे, लेकिन प्रचंड बहुमत और डबल इंजन होने के बाद भी अभी तक 3 मंत्री पद खाली क्यों है, ये समझ से परे है। क्योंकि वैसे ही हमारा मंत्रिमंडल का आकार बहुत छोटा है, मात्र 11 मंत्री हमारे होते हैं, उसमें भी आप 3 पद खाली रखेंगे तो खामियाजा प्रदेश भुगत रहा है। बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं जिसको पूर्णकालिक मंत्री की ज़रूरत है। ऐसे में आपदा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग हो, ये सारे विभाग निहायत ही बहुत ज़रूरी विभाग है प्रदेश के लिए। तो किस तरह से कांग्रेस का कहना है कि अभी तो मंत्रिमंडल ही पूरा नहीं है, कई अहम विभाग ऐसे हैं जहां पर पूर्णकालिक मंत्री की ज़रूरत है, लेकिन वहां भी भरने का काम नहीं किया जा रहा है। जब मंत्रिमंडल ही पूरा नहीं है तो अलग अलग दायित्व आवंटन को लेकर सरकार कैसे संजीदा हो सकती है, कैसे गंभीर हो सकती है। दायित्वों के आवंटन को लेकर, वितरण को लेकर या दायित्व देने को लेकर सरकार अभी इस वक्त तैयार नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही जल्द दायित्वों का ऐलान किया जाएगा और इसी बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भी है, उत्साह भी है, उनका हौसला भी बढ़ा हुआ है। बाकायदा 150 से 200 लोगों की तरफ से आवेदन गया है अलग अलग दायित्वों को संभालने के लिए। कई लोगों को दिया भी जा चुका है, जैसे कैलाश गहतोड़ी को दिया जा चुका है, जिन्होंने बाकायदा चंपावत से सीट खाली किया था सीएम धामी के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, उपचुनाव के लिए। उन्हें बाकायदा वन विभाग का दायित्व दिया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक विभाग में भी बाकायदा एक नेता को दायित्व दिया गया। इस तरह से कुछ लोगों को तो दायित्व दिया जा चुका है, लेकिन 150 लोगों का आवेदन गया है। कई लोगों को अलग अलग विभागों का दायित्व अलग अलग समितियों के हिसाब से दिया जाना बाकी अभी है। क्या इस पर सरकार अपना काम कर रही है या फिर कांग्रेस जो कह रही है उस बात में भी दम है कि जब मंत्रिमंडल ही पूरी तरह से पूरा नहीं हो सका है तो फिर दायित्वों को लेकर सरकार कहां से गंभीरता दिखाएगी। जबकि कई ऐसे विभाग हैं जिसमें पूर्णकालिक मंत्री की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक सरकार इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कर पा रही है, बिल्कुल लापरवाह बनी हुई है सरकार। जबकि बहुत ही छोटा मंत्रिमंडल वैसे भी उत्तराखंड का होता है, उसमें भी बहुत छोटा मंत्रिमंडल धामी सरकार की तरफ से रखा गया है। तो पहले तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, इसके बाद दायित्वों को लेकर सरकार की तरफ से जो भी ऐलान होता है
किया जाना चाहिए, पहले मंत्रिमंडल पूरा होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में जो बड़ा सवाल है कि धामी सरकार दायित्व आवंटन को लेकर तैयारी कर रही है। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि इसकी तैयारियां चल रही हैं, बस बहुत ही जल्द इसका ऐलान होना अभी बाकी है। तो सीएम धामी दायित्वों का जल्द करेंगे ऐलान। और अमूमन लगभग सभी सरकारों में इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं कि जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, सीधे तौर पर वो ना तो सरकार के किसी विभाग से संबंध होते हैं और न ही उन्हें मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर मिलता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बलबूते किसी पार्टी की जब बड़ी जीत होती है, पार्टी जब सत्ता में आती है, तो कुछ दायित्व कार्यकर्ताओं के हिस्से दी जाती है ताकि कार्यकर्ताओं को भी लगे कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बेहतर काम किया, तो एक इनाम के तौर पर एक दायित्व उन्हें दिया गया है जिसका वो बखूबी बेहतर तरीके से उस दायित्व का निर्वहन कर सके। लेकिन क्या इस वक्त उत्तराखंड में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि दायित्व आवंटन को लेकर सरकार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? लेकिन जो सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि दायित्व तो बाद में आएगा, पहले तो मंत्रिमंडल को लेकर सरकार को पूरी तरह से गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो मंत्रिमंडल धामी सरकार के पास है बहुत ही छोटा मंत्रिमंडल है। लगभग 3 से 4 ऐसे विभाग हैं जहां पर पूर्णकालिक मंत्री की ज़रूरत है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। अब इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत कुमार हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। बसंत जी, स्वागत है आपका, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। धन्यवाद। बसंत जी, दायित्वों का निर्वहन जो होता है, कार्यकर्ताओं को एक देने की परंपरा रही है, चाहे आपकी पार्टी हो, है ना, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। अभी बीजेपी में दायित्वों को लेकर जो खबर हम लोग के पास आ रही है कि सीएम धामी इसका जल्द ऐलान करेंगी। कांग्रेस कह रही है कि अभी वो चीज़ें तो बाद में आएगी, दायित्व तो बाद में है, पहले तो मंत्रिमंडल पूरा कर ले सरकार। थोड़ा सा मुझे बताएं, क्या सरकार वाकई में इस वक्त उत्तराखंड की सरकार के अंदर दायित्व को लेकर पूरी तैयारी चल रही है, और क्या लगता है कि दायित्व से पहले क्या करने की जरूरत है? जरा बताइए सर। बसंत जी, आपसे ही सवाल है। देखिए गौरी शंकर जी, बड़ा ही मार्मिक शब्द है दायित्व। शब्द ही आपने शुरू किया दायित्व से। दायित्व क्या कोई सर का ताज है या प्रदेश की जनता के प्रति जिम्मेदारी है? ये समझना पड़ेगा। जो जिम्मेदार सरकार है ही नहीं, जो दायित्व की परिभाषा को ढंग से ना समझते हो, तो 100 दिन का अपना हवाला तो गिनाते हैं। पर लेकिन मैं बता रहा हूँ, मंत्रिमंडल की जहां बात आती है, उन्होंने सही तरीके से अभी तक एक बहुत छोटा सा मंत्रिमंडल, विभागों को किस तरीके से देखा जाना है, किस तरीके से प्रदेश की जनता को उसकी सरकार के माध्यम से सुविधाएं पहुंचानी है, इसके लिए जब सरकार गंभीर होगी तो तब दायित्व की बात करेंगे। दायित्व शब्द अपने आप में जिम्मेदारी का शब्द है, किसी के सर का ताज नहीं है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि जो कार्यकर्ता, जो पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता होंगे, उनको दायित्व दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जो ईमानदार हो, जो बेहतर हो, जो प्रदेश की जनता की भलाई के बारे में सोच रहा हो, ऐसे लोगों को ऐसी जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे खुद को साबित भी करना होता है जनता के प्रति काम करके, अगर हम इसको इस तरीके से समझे तो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमेशा उसको लाभ के पद के रूप में देखते हैं, इसलिए झगड़े हैं और इसलिए जल्दी से दायित्वों का भी बंटवारा नहीं हो पा रहा है। इनके आपस में लड़ाई है, भीतर में अंदर बहुत अंतर कला है, और हर आदमी अपनी जो है दावे कर रहा है कि मैं दायित्व निभाऊं और उस लाभ के पद का लाभ उठाकर जो है अपनी जिंदगी को सुकर बनाऊं। सरकार को कभी भी किसी ने जिम्मेदारी से नहीं देखा, सरकार को अपनी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है हमेशा। जो भी उत्तराखंड में सत्ताधारी दल रहे, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दायित्व को अलग अलग सरकारों ने अपने तरीके से इसका गलत इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, और दायित्व दरअसल दायित्व नहीं है, बल्कि प्रसाद बांटने जैसा है, जीतने की खुशी में प्रसाद बांटने जैसा है। और इस दायित्व से किसी का भला नहीं होता, बल्कि कार्यकर्ता नेता की तरह बिहेव करने लगते, अपना भला निकालने लगते। चलिए ठीक है, ये अलग मसला है, लेकिन आप लोग भी तो करते हैं ना बसंत जी, आप लोगों ने तो इस चीज को चेंज किया होगा ना। आप लोग दायित्व नहीं बांटते क्या? दायित्व तो बांटते हैं। और तो आपके कार्यकर्ता अच्छा हो गए दायित्व लेकर के, और बीजेपी वाले खराब हो जाते, कांग्रेस वाले खराब हो जाते। ये क्या, ये तो अलग पैरामीटर है आपके समझने का। चलिए ठीक है, मुझे विनय गोयल जी जुड़ चुके हैं। विनय गोयल जी, स्वागत है सर आपका, प्रदेश
प्रवक्ता इस वक्त गौरीशंकर बीजेपी जी के हमारे साथ है। भारतवर्ष में ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी के रूप में जानी जाती है। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के दीप वोहरा जी हमारे साथ हैं। दीप वोहरा जी, आपका स्वागत। ठीक है सर, समझ गए आप लोग कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता हैं। कोई दिक्कत नहीं, जनता को बेहतर तरीके से समझ में आती होगी ये चीजें। हर पार्टी तो ऐसे ही कहती है सर, मैं खाटी ईमानदार हूँ, मेरे इतना ईमानदार मिलेगा नहीं, लेकिन एक साथ लगातार इतने घोटाले होने लगते हैं कि सारी ईमानदारी की पोल उनकी खुल जाती है। मैं सब पार्टी की बात कर रहा हूँ। विनय गोयल जी स्वागत है सर आपका। दीप वोहरा जी स्वागत है। विनय गोयल जी आपके पास आ रहे हैं। ये दायित्वों का आवंटन आप लोग कब करने वाले हैं? आपके कार्यकर्ता इंतजार में बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि सीएम धामी जल्द इसका ऐलान करें ताकि हम लोग अपने दायित्व का और निर्वहन बहुत बेहतर तरीके से कर सके। क्या प्लानिंग चल रही है सर आप लोग की, बताइए। में जो भी काम होता है वो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है, और ये जो जहां तक सरकार में दायित्व दिए जाने का प्रश्न है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो संगठन की सलाह पर और अपने विवेक से निर्णय लेकर इस प्रकार के जो योग्य हमारे कार्यकर्ता हैं उनको प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कुछ जिम्मेदारियां सौंपते हैं। और मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जाती हैं वो अपने पूरी योग्यता क्षमता के आधार पर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश की मुख्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई दायित्व दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो प्रदेश के विकास क्या में पैरामीटर क्या होता है? तो पता सर मुझे भी है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन पैरामीटर क्या होता है? जो मुख्यमंत्री के नज़दीक रहते हैं उनको दिया जाता है, या फिर कुछ पैरामीटर आप लोगों ने तय किया होगा कि कौन कार्यकर्ता बेहतर तरीके से इस दायित्व को पूरा कर सकते हैं? ये आधार रहता है या नहीं रहता है? नहीं, देखिए इसका चुनाव कैसे होता है? अगर सीएम साहब इसका चुनाव कैसे करते हैं? नहीं, जैसे अब जब मैंने आपसे कहा कि ये एक विशेषाधिकार है तो वो उनका अपना पैमाना होता है, उनके पास अपने सोर्सेज होते हैं, संगठन के लोगों से वो जानकारी लेते हैं, जनरल फीडबैक लेते हैं, लोगों की जो अपना LIU विभाग है या अन्य जो हमारी इस प्रकार की संस्थाएं हैं उनसे भी उनके पास फीडबैक रहता है। तो सभी की सत्यनिष्ठा और संगठन के प्रति निष्ठा, सरकार के प्रति निष्ठा, उनकी योग्यता क्षमता, सभी के आधार पर निर्णय दिया जाता है। कितने आवेदन आए हैं सर दायित्व के लिए? सुन रहे हैं बहुत सारा आवेदन आ गया, आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सभी को खुश करना। नहीं, इस तरह की कोई आवेदन मांगे नहीं गए हैं, और अगर किसी ने स्वयं आवेदन दिए होंगे तो जिन्होंने दिया होगा, जिसको दिया होगा वो जानते होंगे। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं सर, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं। दीप वोहरा जी इस वक्त हैं। दीप वोहरा जी, आप लोग क्यों इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि पहले मंत्रिमंडल तो पूरा कर ले बीजेपी सरकार, तब दायित्वों की बात करे? आप लोग एक बात और भी कहते हैं, आपकी प्रवक्ता है गरिमा दसौनी जी, उनका मैं दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उनकी प्रतिक्रिया सुना रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल तो पूरा है नहीं, 2-3 विभाग ऐसे हैं जो जहां पर पूर्ण मंत्री की ज़रूरत है, और अभी ये लोग दायित्व कहाँ से देंगे, पैसे भी नहीं है सरकार के पास। एक साथ ढेर सारे आरोप आप लोग लगा देते हैं। सरकार काम कर रही है नहीं कर रही, जनता को छोड़िए ना, आप लोग इस तरह से थोड़ी सवाल उठाएंगे। वो भी कार्यकर्ताओं को खुश करने की बात हो रही है, आप लोग भी तो करते हैं ना दीप वोहरा जी। देखिए, निश्चित तौर पे आज उत्तराखंड का कर्ज 75,000 करोड़ से ऊपर जाने वाला है, और जब हमारी सरकार ने छोड़ा तो 35,000 करोड़ था। और सबसे बड़ी बात जो व्यवस्था है, और जनता ने भाजपा को मैंडेट दिया है, और 12 मंत्री और 11 मंत्री बनते हैं कैबिनेट में। आपने क्यों नहीं बनाए भैया? आपके 47 जीत के आए, सर फुटबॉल है ना इसका मतलब, या फिर आप फिर कोई लोटस खेलने के चक्कर में हैं जो आप करते ही रहते हैं दूसरे प्रदेशों में। और जहाँ पे पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल ना हो तो औचित्य क्या है ये? मैं मानता हूँ कुछ आयोग बहुत जरूरी होते हैं व्यवस्था और जनहित के लिए, कुछ आयोग जरूरी होते हैं, कुछ ऐसे 20 सूत्रीय 19 सूत्रीय कार्यक्रम के ऐसे उपाध्यक्ष जरूरी होते हैं जो केंद्र सरकार से कुल का काम, नींव का काम करते हैं। लेकिन वो व्यवस्था होती है, हमारी पार्टी में भी हुई, और निश्चित तौर पे कभी अच्छे कदम उठाए गए, कभी गलत कदम उठाए गए, लेकिन बात हो रही है इस सरकार की, भाजपा की। जब भाजपा अपना मंत्रिमंडल पूरा नहीं कर पा रही है, जिन्हें मैंडेट मिला है, जिन्हें सत्ता सौंपी गई है जनहित पे जनता ने, और इतने विभाग खाली पड़े हुए हैं मुख्यमंत्री जी के पास, मुझे नहीं लगता कि
आज तक जब से वो 100 दिन की बात करते हैं, और हम मुख्यमंत्री जी से एक आम नागरिक की तरह पूछ लें, आपने के पास जो विभाग है, दूसरों के तो छोड़िए, आपने कभी समीक्षा करी उनकी? आप कहते हो 1500 रुपए मैंने पेंशन कर दी, एक जने को भी अभी 100 दिन में 1500 रुपए महीने की पेंशन मिली क्या? आपने कहा कि सफाई कर्मचारियों के मैंने पैसे बढ़ा दिए, आपने मोहल्ला स्वच्छता समिति कर्मचारियों के एक चवन्नी भी आज तक आपने दी। आप रेडियो में बखान कर रहे हैं, उधर बखान कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं 100 दिन की, तो कब तक छलावा चलेगा? ये छलावा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। कुछ इरा होता है, जब गुड्डी चढ़ती है तो जो आदमी करता है उसे सब सही लगता है, जब कन्नी कटती है तो अच्छो की कट जाती है, जैसे धामी जी की भी कटेगी। लेकिन ठीक है, ये अपनी जगह पे बात आपकी दुरुस्त हो सकती है। मैं अच्छा बसंत जी के पास आता हूँ। बसंत जी, एक बात बताएं, दायित्व बंटवारे का काम ठीक है, सीएम का विशेषाधिकार होता है, लेकिन क्या अगर एक सक्षम मंत्रिमंडल बना दिया जाए, सक्षम मंत्रिमंडल कहें तो जितने विभाग हैं उतने मंत्री दे दिए जाएं, तो क्या अलग से दायित्वों के बंटवारे की जरूरत पड़ेगी किसी प्रदेश को? उत्तराखंड में इसकी जरूरत है क्या? देखिए, ये एक राजनीतिक विषय है हर राजनीतिक दल का कि ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को खुश करने के लिए, शब्द नाम है दायित्व, लेकिन ये उनको खुश करने के लिए लड्डू बांटने का काम करते हैं दायित्व के नाम पर। और रही बात मंत्रिमंडल के और उत्तराखंड प्रदेश की जो रिक्वायरमेंट है, एक आदमी अगर अपने कार्य को थोड़ा सा डाइल्यूट करके चलता है, अगर उतनी जिम्मेदारियां, उसके पास एक लिमिटेड समय है। अगर यहाँ कहें कि मुख्यमंत्री जी 50 विभागों को एक साथ संभालें, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास और भी बहुत सारे कार्य हैं, उन सारे चीजों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मंत्रिमंडल दिया जाना चाहिए उत्तराखंड को। चलिए ठीक है सर, आपसे संपर्क टूट गया। विनय गोयल जी के पास आ रहे हैं। विनय गोयल जी, एक बात बताएं, क्या वाकई में आप लोग मंत्रिमंडल को इतना ही छोटा रखेंगे या इसका विस्तार करेंगे? और दायित्व की बात तो अलग हो जाती है, ठीक है, कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद होती है, एक आस होती है कि मैंने बेहतर काम किया, चुनाव प्रचार के दरमियान पार्टी के लिए जी जान के लगाकर काम किया, तो सरकार की तरफ से कुछ और भी बेहतर दायित्व दिया जाएगा तो उसे अच्छे तरीके से निर्वहन करेंगे। मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या उससे पहले एक ज़रूरत नहीं है, जो कांग्रेस सवाल भी उठा रही है, कि आप लोगों को एक पूर्ण, हाँ जी बोलिए, एक सक्षम और पूर्ण मंत्रिमंडल की भी जरूरत है? नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के लोगों के दोहरे सिद्धांत हैं। ये अपने समय में कुछ और बात करते हैं, दूसरे की समय में कुछ और बात करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी मंत्रिमंडल खाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्रिमंडल खाली है, वो किसी के पास नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। सही बात। दूसरी बात ये है, जो या तो जो मंत्री हैं उनके पास है, और जो शेष विभाग होते हैं वो सब मुख्यमंत्री के पास रहते हैं। नहीं, एक मिनट गोयल साहब, कांग्रेस ये नहीं कह रही। कांग्रेस ये कह रही है कि 2 से 3 या 3 से 4 ऐसे विभाग है जहां पर पूर्णकालिक मंत्री की जरूरत है, तो वहां पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, ये जब कांग्रेस के पास शासन था, ये उनका विवेकाधिकार था, वो किसको क्या करते हैं, किसको पूर्णकालिक बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं। और इनको जब मौका मिला, इन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए जनता ने इन्हें ठिकाने बिठा दिया और ये सोच के ये बैठे थे कि अब की बार फिर इनकी सरकार आ जाएगी, लेकिन जनता ने इन्हें किसी लायक नहीं समझा। और आज ये आपस में जिस प्रकार से जुतम तैयार हो रही है इनकी आपस में, और एक दूसरे को कोस रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, तो पूरा प्रदेश देख रहा है। इनके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष परेशान है और वो कह रहे हैं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब मुझे नसीहत मत दो, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष के बराबर में बैठ के कव्वाली गाते हैं उनको समझाएं। अब कौन कव्वाली गा रहा है, कौन उनको परिचय दे रहा है, कौन उन्हें सरगम सिखा रहा है, ये तो जी बोरा जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने घर में जिस प्रकार की रोज सिर फटोफट हो रही है, कलह हो रही है, चौराहों पर जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं, वो पूरा प्रदेश देख रहा है। और हमारी पार्टी जो संयमित रूप से अपने सारे कार्यक्रम, आज भी अगर आप देखें पूरे प्रदेश में हमारे प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, अभी जिलों के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, सारे मंडलों की हमारी कार्य समितियां हो चुकी हैं। हम एक निश्चित दिशा की तरफ काम करते हैं, लेकिन इन्होंने तो केवल बयानबाजी करनी होती है
और बयानबाजी करने में क्यों कुछ दीप लगता बोहरा नहीं जी, है दीप नारायण बोहरा जी, अब विनय गोयल जी तो कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से एक सक्षम मंत्रिमंडल चला रहे हैं, जहां तक बाकी जगहों पर काम करने की जरूरत है, बाकायदा इन लोगों की पूरी मॉनिटरिंग वहां पर है, तो फिर दिक्कत कहाँ पर आप लोगों को होती है? देखिए, हमने तो दुखती रक्त पे हाथ दिया तो गोयल साहब एकदम जलियाने लग गए। अरे तुम्हारा इतना, तुम कहते हो हमारा इतना बड़ा संगठन, तुम्हारी कार्य समिति में भाई लोगों मेरे, क्या उसमें बेरोजगारी की बात नहीं होती, महंगाई की बात नहीं होती? मतलब तुमने लड्डू और ठेकेदारी बांटती है उसकी बात होती है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ताओं से, जितने भी हैं, आप हमें कृपया करके ये बताएं और धामी जी से पूछें कि आपके इतने पूर्व मुख्यमंत्री भरे पड़े हैं लाइन से सेल में, वो ये चंपावत चुनाव पे क्यों नहीं गए धामी जी के लिए, जो हमारी सट फुटबॉल की बात करते हैं? अभी ये आपके प्रवक्ता बैठे हैं, या वो होते तो मैं सुन रहे होंगे, अरे भैया तुम्हारा तो कोई अध्यक्ष ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई संगठन ही नहीं है। और ये जो भाजपा कहती है कि हमारा कोई संगठन है, वो संगठन कहाँ दिख रहा है? अगर इनका संगठन होता तो आरएसएस देती इतनी बड़ी लिस्ट भाजपा को, और भाजपा देती मुख्यमंत्री को, ये लो जी पिताजी ने दी है मोहन भागवत जी ने, और इन लोगों को बना दो। आज इनको मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार। देखिए, मेरा अनुरोध ये है कि कम से कम दीप भाई जी भी आप जो है कम से कम संयमित भाषा में बात करें। नहीं तो किसी आप को तो कुछ भी बोल रहे थे बोलते ऐसे नहीं करें। अभी तो आप ही तो बोल मुझे रहे आप थे, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं ना, आपने कवाली किसी को का, नहीं, आपके हरीश रावत जी ने जो शब्द प्रयोग किया, एग्जैक्टली वो शब्द मैंने प्रयोग किया। जो हरीश रावत जी ने शब्द प्रयोग किया, मैंने एग्जैक्टली वो शब्द प्रयोग किया। भाजपा वालों पे केस करूंगा जो वो बात पुष्टिकरण का नाम जो हरीश रावत जी ने शब्द बोला है, कव्वाली शब्द उन्होंने अपने फेसबुक में लिखा है, ट्विटर में लिखा है, मैंने वो शब्द प्रयोग किया। आपकी तरफ से जो मुंह में आया वो नहीं मैंने बोला, जो मुंह में आया वो बंदे। आप टीवी चैनल पर बैठ के बात कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जो मुंह में आया वो बंदो, ऐसा नहीं करना। आपको भी तो देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार आपने सहकारी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से जो बात आप कह रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, जो हमारे राशन की दुकानें आप लोगों ने बंद करा देश के लिए, आपको एक भी नेता, एक भी प्रवक्ता नहीं बोल रहा आज राशन नहीं मिल रहा है। आज राशन डीलरों ने हड़ताल करी है क्या? आज तो राशन की दुकानों ने हड़ताल करी है क्या? तुम्हारे कार्य समिति में ये नहीं होता? चलिए सर, समय खत्म हो गया। आप तीनों सर यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।